अंडरग्राउंड रहस्यमयी जादुई दरवाजा। रात के समय हस्तिनापुर विलेज में अपर्णा नाम की एक लड़की अपने सर पर एक पेटी रखकर जल्दी जल्दी चलते हुए एक पुराने बंगले के अंदर गई। पहले से ही छोटू नाम का एक चोर था। उसके पास एक गटरी थी। वो कहता है, दीदी, किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं छोटू, तुम्हें देखा तो नहीं ना? नहीं दीदी, कोई नहीं देखा। दोनों बातचीत कर रहे थे। इतने में सायरन बजाते हुए एक पुलिस वैन उनके गांव में आकर खड़ी होती है। पुराने बंगले में से छोटू और अपर्णा जीप की ओर देखते रहते हैं। पुलिस जीप में से इंस्पेक्टर शंकरलाल बाहर निकलता है और इधर उधर देखकर फिर से जीप में बैठ जाता है और जीप वहां से चली जाती है। अपर्णा कहती है, हमें पुलिस से बच के रहना है। हम अगर पकड़े भी गए तो जान जाने पर भी अपने बारे में कुछ नहीं बताना है। मेरे प्राण चले जाए लेकिन मैं कुछ नहीं बताऊंगा। चलो अभी घर चलते हैं। अपर्णा सर पर पेटी रखकर आगे बढ़ती है। छोटू बैग को बगल में लगाकर अपर्णा के पीछे चलते रहता है। उस बंगले में आधा टूटा हुआ एक पिल्लर के पास पहुंचते हैं। वहां एक दरवाजा नीचे पड़ा हुआ रहता है। अपर्णा अपने पास की एक बड़ी सी चाबी निकालकर उस दरवाजे को खोलती है। नीचे की ओर सीढ़ियां दिखाई देती है। दोनों पेटी और बैग लेकर उस अंडरग्राउंड में चले जाते हैं। वहां बहुत सारे पेटी और बैग रखे रहते हैं। वहां पर सोने के गहने, चांदी के बर्तन और बहुत सारा पैसा और पैसों का हिसाब करने वाला मशीन के साथ साथ कंप्यूटर भी रहता है। छोटू कहता है, दीदी, और कितने दिन तक ये सब करेंगे? जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता। ठीक है दीदी, मैं घर चलता हूँ। माँ राह देख रही होगी। ठीक है, सावधानी से जाना, पुलिस घूम रही है। अगर पकड़े गए तो कुछ नहीं बताना है और अरेस्ट होकर जेल चले जाना। डरो मत दीदी, मैं सावधानी से जाऊंगा। ऐसा कहकर छोटू वहां से बाहर निकलता है। अपर्णा ताला लगाकर चाबी अपने पास रख लेती है। फिर वापस आकर मशीन से पैसा हिसाब करती हुई कंप्यूटर में एंट्री करती रहती है कि तभी बंगले से बाहर निकला छोटू इधर उधर देखते हुए कोई नजर आने पर वहां से निकलकर जल्दी जल्दी घर पहुंचता है। छोटू की माँ भवानी उसका इंतजार करती हुई खिड़की के पास खड़ी रहती थी। बगल से बाहर निकला छोटू इधर उधर देखते हुए कोई देख तो नहीं रहा, ये चेक करके वहां से निकलकर जल्दी घर पहुंचता है और सब कुछ दीवार के पास से छुपकर इंस्पेक्टर सुधीर देखते रहता है। वो इंस्पेक्टर कहता है, यह कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रहा है, लेकिन क्या यह समझ में नहीं आ रहा। एक दिन जरूर हाथ लगेगा मेरे। इस तरह सोचकर इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। अंडरग्राउंड में अपर्णा कंप्यूटर में सारा हिसाब एंट्री करके सो जाती है। इस तरह कुछ दिन गुजरने के बाद एक रात अपर्णा और छोटू दोनों मिलकर चुराया हुआ सारा पैसा अंडरग्राउंड रहस्यमय जादुई दरवाजे से अंदर जाकर देखता है। तुरंत ही अपर्णा कितना पैसा आया हिसाब करके कंप्यूटर में एंट्री करती रहती है। हर रात पेट्रोलिंग करते हुए इंस्पेक्टर सुधीर देर से घर पहुंचता है और छोटू पर नजर रखता है। उसे पकड़ने के लिए वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन किसी ना किसी तरह छोटू बच ही जाता है। इससे इंस्पेक्टर सुधीर परेशान हो जाता है और सोचता है कि बिना किसी आधार के अरेस्ट करना ठीक नहीं होगा। किसी ना किसी दिन इसे जरूर पकड़ूंगा। सुबह होते ही अपर्णा वापस घर आती है। उसकी माँ गरम गरम कॉफी लाकर अपर्णा को देती है और अपर्णा पेपर पढ़ती है। हमारी चोरी के बारे में अभी पेपर में नहीं आया। स्ट्रेंज है। कंप्लेंट करेंगे तो भी क्या करेंगे? सारा काला धन ही तो है। माँ, ऑफिस में वर्क ज्यादा हो गया, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। इतना कहकर वहां से वो जाने ही वाली होती है। इतने में इंस्पेक्टर सुधीर अपर्णा के घर आता है। इंस्पेक्टर सुधीर को देखकर अपर्णा बिना घबराए उसके पास आती है। अपर्णा को देखकर इंस्पेक्टर सुधीर कहता है, क्या आप अपर्णा है? हाँ, कहिए। छोटू आपको क्या लगता है? मेरा छोटा भाई है, बताइए क्या हुआ? हर दिन रात को देर से घर आ रहा है। उसकी माँ ने हमें कंप्लेंट दी है।
यह सच नहीं है। सच सच बताइए, यहाँ क्यों आए हो? आप बहुत गलत कर रही हो। किसी ना किसी दिन आप मेरे पकड़ में आओगे। उस समय कारण जानकर आप हमें छोड़ देंगे। चुपचाप इंस्पेक्टर सुधीर वहां से चला जाता है। रात होने पर इंस्पेक्टर सुधीर पुराने बंगले के पास राह देखता रहता है। इतने में अपर्णा और छोटू मिलकर दो गठरी लेकर उस बंगले के अंदर से आते हैं। इंस्पेक्टर सुधीर उन्हें फॉलो कर रहा था, ये बात वो नहीं जानते थे। तभी अपर्णा चाबी से ताला खोलती है। छोटू और अपर्णा दोनों अंदर चाय पर आए हुए थैलों को लेकर रिलैक्स होते रहते हैं। इतने में सुधीर अंदर आता है और कहता है, अच्छा तो ये है आपके अंडरग्राउंड रहस्यमयी जादुई दरवाजे का घर। सारा चोरी किया हुआ माल यहां रख रहे हो। नाउ यू आर अंडर अरेस्ट। आप चाहे तो हमें अरेस्ट कर लो, लेकिन ये सारा पैसा इस लिस्ट के बराबर पहुंच जाना चाहिए। हम पर भरोसा करिए। इस तरह सुधीर उन्हें अरेस्ट करके लॉकअप में डाल देता है और उस लिस्ट के बराबर पैसा पहुंचा देता है। अंडरग्राउंड सोने का घर। आलमपुर नामक गांव में विष्णु और मदन नाम के दो भाई रहते थे। बड़ा भाई विष्णु बहुत ही अमीर था और छोटा भाई मदन बहुत ही गरीब। विष्णु ने गांव में बहुत सारे व्यापार करके पैसे और जमीन जायदाद कमाई थी। मदन के पास जो जमीन थी उसी में खेतीबाड़ी करके वो जीवन बिताता था। कुछ दिन बाद उस गांव में बहुत अकाल पड़ गया था। विष्णु धनवान होने के कारण अकाल के समय उसे कुछ भी कष्ट नहीं हुआ, लेकिन उसके भाई मदन के पास खाने के लिए खाना भी नहीं था। इस तरह कष्टों में वो अपना जीवन बिता रहा था। थोड़े दिन बाद मदन अपने परिवार के पालन पोषण के लिए पैसे मांगने अपने बड़े भाई विष्णु के पास जाता है, लेकिन अपने छोटे भाई का कष्ट ना समझकर विष्णु ने कहा कि मेरे पास अभी तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। ऐसा कहकर उसे वहां से भेज देता है। इस तरह मदन बहुत निराश होकर वहां से जाते रहता है। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे स्वामी जी मिलते हैं। स्वामी जी के पास मदन ने जाकर अपना दुख का कारण बताया। सब कुछ सुनकर स्वामी जी ने मदन से कहा, देखो बेटा, अपने कष्ट के लिए निराश मत होना। तुम्हारा जीवन किस तरह बदलेगा कोई नहीं जानता। मैं तुम्हारे किस्मत की परीक्षा करने के लिए तुम्हें एक पत्थर देता हूँ। तुम उस पत्थर को अपने हाथ में रखकर यहाँ से चले जाना और जहां भी वो पत्थर अपने आप धरती पर गिर जाएगा वहां पर खुदाई करके देखना, तब तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। यह कहकर स्वामी जी मदन के हाथ में पत्थर रखकर वहां से जाने के लिए कहते हैं। अगले दिन सुबह होते ही मदन उस पत्थर को अपने हाथ में रखकर धीरे धीरे अपने खेत से चलते हुए जाता है। थोड़ी देर बाद ही वो पत्थर उसके ही खेत में गिर जाता है। यह देखकर मदन वहां खुदाई करना शुरू करता है। काफी दिन बीत जाते हैं। खोदते खोदते वह जमीन में एक सुरंग बना लेता है। इस तरह बहुत दिन खुदाई करने के बाद उसे अंदर एक कमरा दिखाई देता है। मदन उसकी दीवार तोड़कर देखता है तो वहां सब कुछ सोने से भरा हुआ एक कमरा रहता है। उस कमरे में रखी हर चीज सोने की होती है। इस तरह सोने का कमरा देखकर मदन खुश हो जाता है। अरे वाह, इतने महीने तक मैंने मेहनत किया था, इसका प्रतिफल मुझे बहुत अच्छा मिला है भगवान। मदन वहां का सोना लेकर अपने घर जाता है और बड़ा धनवान बन जाता है। अपने पास आए पैसों से उस गांव का और उस गांव के लोगों के लिए तरह तरह के अच्छे कार्य करता है। एक हफ्ते में ही उस गांव में बहुत बड़ा धनवान होने की उसे प्रतिष्ठा मिलती है। अपने भाई के इस तरह धनवान होते देखकर विष्णु उस पर जलने लगता है। फिर एक दिन विष्णु भी स्वामी जी के पास जाकर कहता है, स्वामी जी, मेरे भाई के जैसा मैं भी बहुत बड़ा धनवान होना चाहता हूँ। आपके दिए गए पत्थर के वजह से ही मेरा भाई धनवान हुआ, ऐसा कहकर लोग गांव में बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही पत्थर आप मुझे भी दीजिए स्वामी। स्वामी जी उसके लालच को देखकर एक पत्थर उसके हाथ में रखते हैं और उसके साथ क्या करना है बताकर वहां से जाने के लिए कहते हैं। विष्णु बहुत आशा करते हुए उस पत्थर को अपने हाथ में रखकर आगे बढ़ता है। थोड़ी देर बाद वह पत्थर उसके हाथ से फिसल कर नीचे गिरता है। विष्णु के मन में यह बात आती है कि और थोड़ी दूर गया तो उसे बहुत ज्यादा खजाना मिल सकता है। ऐसा कहकर वह पत्थर वापस अपने हाथ में रख के चलने लगता है, लेकिन काफी देर तक चलने के बाद भी पत्थर नीचे नहीं गिरता।
इससे विष्णु बेजार होकर खुद ही उस पत्थर को नीचे फेंक देता है और वहां खुदाई प्रारंभ करता है। लेकिन बहुत दिन महीनों बीत जाते हैं। विष्णु सुरंग बनाकर थक जाता है। तब वो सोचने लगता है स्वामी जी ने मुझसे झूठ कहा। इस तरह सोचते हुए वहां से बाहर निकलकर वो स्वामी जी के पास जाकर कहता है, अरे ओ स्वामी जी, क्या तुमने मुझसे मजाक किया था? जैसा तुमने बताया था मैंने वैसे ही खुदाई की, लेकिन कुछ भी खजाना हाथ नहीं लगा। ये बात सुनकर स्वामी जी कहते हैं, देखो बेटा, जहां कहीं भी वह पत्थर अपने आप गिरा था, क्या तुमने वहीं पर खुदाई की थी? सच सच बताना। अरे नहीं स्वामी जी, लालच में आकर और आगे जाकर खुदाई करने की मैंने गलती की। लालच में आकर मिले हुए किस्मत को हाथ से ही गवा दिया। ये सुनकर स्वामी जी विष्णु से कहते हैं, बेटा, लालच में आकर मिले हुए किस्मत को तुमने अपने हाथ से ही गवा दिया। सारी गलती तुम्हारी है बेटा, इसमें अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम चले जाओ यहां से। अपनी गलती को मानकर विष्णु स्वामी जी से माफी मांगता है और कहता है कि मेरे पास जितना भी है उसी में खुशी से जीवन बिता लूंगा और लालच को छोड़कर मेरे भाई मदन की तरह सबकी मदद करते हुए ही जीवन बिता लूंगा। यह कहकर विष्णु वहां से चला जाता है। सीख: लालच से जीवन में आगे बढ़ने पर भी नुकसान होता है। अब कुछ नहीं होगा। लोगों की कष्ट के समय में सहायता करते हुए अपना जीवन बिताने से अपनी किस्मत अच्छी हो जाती है।